हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, डी ट्रिपल बी का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन हम यहाँ करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पोस्ट कोड 15/19 पेपर, जो कि 11 नवंबर 2019 में एग्जीक्यूट कराया गया था। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, 8:30 से 10:30 वाली शिफ्ट का। स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। जो कुछ भी बातें रहेंगी बीच में बताता रहूँगा। अभी के लिए सिर्फ समझने की इतनी बात है कि जो कुछ भी मैं स्क्रीन पर लिखूँ एंड बोलूँ, दोनों ही चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। आर सोल्ड एन आर्टिकल। आर एक आर्टिकल को बी को बेच देता है 50% प्रॉफिट पर। बी आगे सी को बेच देता है 30% प्रॉफिट पर। सी आगे डी को बेच देता है 15% प्रॉफिट पर। अगर आर ने परचेज किया हो सेम आर्टिकल 100 रुपये में, तो डी ने लास्ट में कितने का परचेज किया रहा होगा। जहाँ आपने देखा कि आर ने 100 रुपये में खरीदा था और 100 के बाद उसने 50% का प्रॉफिट लिया, 50 के बाद 30% का प्रॉफिट, 100 के ऊपर 50% का प्रॉफिट मतलब 150 रुपया हुआ। 150 रुपये के ऊपर अगेन 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 15 या 45, 195 रुपये हो गया। इतना काम आपका दिमाग में हो जाना चाहिए। उसके बाद 195 रुपये के ऊपर ये 15% का प्रॉफिट वापस से आ रहा है। 15% का प्रॉफिट मैं डायरेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 10 जमा 5 में कर लूँगा। ठीक है, 15 को मैंने तोड़ लिया है, तो 195 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 19.5 आएगा। एक डॉट लगा दिया मैंने। और 5% की बात करूँ तो मैं 0.5 को छोड़ देता हूँ, सिर्फ 19 का, क्योंकि अगर मैं इसी का आधा कर दिया मैंने 5, तो यहाँ पर भी इसका आधा कर दूंगा। 19.5 का आधा अगर मैं करने लगता हूँ तो ये 9.25 आ गया। ठीक रही बात। इस पॉइंट में उलझने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को ऐड भी करोगे। कहने का मतलब 195 में आपको कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ये सम। ठीक रही बात। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 224.25। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इस डेसिमल के चक्कर में पड़ो ही मत, अपना टाइम भी खराब करोगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10, 12, 15 सेकंड तो करोगे ही, अगर आप इन चीज़ों के यूज टू नहीं हो तो करें तो क्या करें वो सुनो। आप क्या करो सीधा सीधा कि 195 का 10% 19.5 होता है ना, मैंने यहाँ पर 19.5 लिखा था, ये लिख देता हूँ। इस 19.5 को 20 कंसीडर कर लो। जब 10% की वैल्यू 20 है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दोनों मिलाकर कितने हो गए, 30 हो गए। 195 में 30 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। जो ये 0.5 यहाँ पर बढ़ा दिया ना आपने, उस 0.5 को वापस से कम कर दो, एम ही कर दो। वो तो दिमाग में इतना आराम से हो सकता है ना। तो आपने 0.5 कम जैसे ही किया, आप देखोगे 224.25 करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आपको ऑप्शन ही एक ही नजर आएगा वहाँ पे। आपको अप्रोक्सीमेट में सबसे नियरेस्ट वैल्यू देख सकते हो आप, 224.25 ही है, यही आपका आंसर होगा। ये चीज़ें आपको एग्जाम में करनी आनी चाहिए। इसके अलावा आप आगे का सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे आपको करके बता देता हूँ। सभी चीज़ें इसी तरीके से होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यही देख लीजिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पर, आपको यहीं पर सोल्यूशन बता देता हूँ। अब आप बताइए, जो पावर है माइनस में -1/2, इसका मतलब होता है कि आप इस नंबर को कुछ ऐसे लिख पाओ, 1/2/5, सिर्फ इतना मतलब है। और इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो। इसका मतलब 5/2 की पावर कितनी हो गई, 1/2 यहाँ पर। और उसके अलावा दूसरा नंबर कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब 5/2 की पावर 1/2, और इसी नंबर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गुना 5 की पावर 1/2। अब आपको पता है कि पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन, अगर बेस सेम रहे, बेस कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन से बेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला। अगर बेस सेम रहे, यानी कि यहाँ पर भी 5/2 है तो यहाँ पर भी 5/2, इसको बोलते हैं बेस। अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लीकेशन का निशान हो, तो ये जो पावर्स होती है ना, ये ऐड हो जाती हैं। तो 5/2 और 5/2 यानी कि क्या आ जाएगा, अब पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5/2। देख लीजिए, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर 5/2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक रही बात। अगले क्वेश्चन पर स्विच कर लेता हूँ। आपको मजा आएगा अगर चीज़ें अच्छे से सीखोगे तो। बहुत लेंथी सॉल्यूशंस नहीं है इनके, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन माइंड को थोड़ा सा एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, कितना बेसिक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर उठा कर दिया है। अच्छा, ये मूव करने की जगह मैंने, चलिए अब ठीक रहेगा। देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या है इसका। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, मैं वैसे वैसे लिखता चलता हूँ। इसने बोला है कि भैया 16.66 ऑफ दिस, मतलब हमें सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करना है भैया, इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लूँ तो बेहतर रहेगा। डिवीज़न में 100 कर लेता हूँ इसका, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, वापस से 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, वापस से 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन। ठीक रही बात। और इसी को हमें सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व करोगे भाई, 12.5 से इसको कट करोगे तो ये आ गया 1/8। ठीक रहा। इस जीरो से, एक जीरो से ये एक जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये वाली जीरो कट कर दो। 8 से 8 8 64 पर कट कर दो, 8 पर कट जाएगा। आपके पास जो ऊपर चीज़ बची वो सिर्फ कितनी बची, एक तो ये 8 बच गया, ऊपर से ये वाला 3 बच गया।
ठीक है, और 16.66 बच गया, यानी कि 8 या 24 गुना 16.66 डिवाइडेड बाय 100, यही रह गया ना आपके पास। अब वापस से मैं एक बार अप्रोक्सीमेशन ऑफ नंबर की बात लेकर चलता हूँ। अब आपको जो पता है कि 24 से 100 पूरा पूरा नहीं कट सकता, 16.66 से 100 पूरा पूरा नहीं कट सकता, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है आपको। अरे सीधी सी बात है ना, आप 24 को 25 कंसीडर कर लो और इसका ये पॉइंट वाला हिस्सा हटा दो एकदम से। अगर मैंने 24 को 25 कंसीडर कर लिया तो ये 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, ठीक रही बात। अप्रोक्सीमेशन में आपके पास आंसर आ गया, ये रहा अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपका 4, ठीक है, ये 4 ही लिखा हुआ है अप्रोक्स में, ठीक रही बात। अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी करने चलोगे तो भी आपके पास इसी तरीके से सोल्यूशन आएगा। क्यों आएगा उसका रीज़न सुन लो, ये देखिएगा। अगर मैं इतने हिस्से को हटा देता हूँ सॉरी, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब मैं 24 गुना 116.66 करूँगा तो 6 चौक 24, उसके बाद जो भी आपका पॉइंट रहेगा वो डेसिमल में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डिवाइजर में तो 100 ही है ना। जब यूनिट प्लेस पर आपके पास 4 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन में रहेगा, क्योंकि सोर्स तो उसी चीज़ को डायरेक्ट कट करेगा ना जिसकी लास्ट में 0 रहेगी, और यहाँ पर तो 0 बन ही नहीं रही है। इसका मतलब आपका आंसर ही अप्रोक्सीमेशन में आना है, ठीक रही बात। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इस पॉइंट को आप गुना करने में लगे रहे और तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खराब कर लोगे। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन ये टाइम आपको सिर्फ इसी वीडियो में और देखने को मिलेगा। उसके बाद जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो फटाफट चलेंगी, क्योंकि बहुत समझा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला ये मिटाना पड़ेगा क्या थोड़ा? चलिए रब कर देते हैं थोड़ा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप ऐसे ही हो जाए। चलिए, बोला गया है ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट शेयर किया जाता है। बोल रहे हैं कि भैया PQR हैं, 3 लोग, 3 पार्टनर हैं, वो अपना प्रॉफिट कुछ इस तरह से उसने रेशो दिया हुआ है। कैसे? 6 टाइम ऑफ शेयर ऑफ P, यानी कि P के शेयर का 6 गुना बराबर है Q के शेयर का 4 गुना, और ये भी बराबर है किसके? R के शेयर का 12 गुना। यही क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने इसका स्टेटमेंट बना दिया। पूछा गया है कि उनकी प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ देखूंगा भी नहीं, और आंसर यही क्लिक कर दूंगा। क्यों किया मैंने ऐसा? मतलब विद इन सेकंड क्या बोले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड। 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ 6, 4 और 12 की बात की है, और बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर 5 भी इंक्लूड है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 5 का मल्टीपल है ही नहीं। अगर 5 का मल्टीपल अवेलेबल नहीं है तो 5 की रेशो में कभी भी डिवीज़न नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? कब मिलता? मान लीजिए यहाँ पर 15 होता, यहाँ पर 20 होता, 30 होता, कोई भी ऐसा नंबर होता जो 5 से डिविजिबल होता, तभी तो 5 की रेशो बन सकती थी, अदरवाइज रेशो बनेगी ही नहीं। और जब बाकी तीनों ऑप्शंस के अंदर 5, 5, 5 अवेलेबल है, एक ही ऑप्शन ऊपर ऐसा दिया हुआ है 2:3:1 जिसके अंदर 5 अवेलेबल नहीं है, तो सीधा सीधा वही आपका आंसर हो गया। और ये चीज़ मैंने आपको लिख कर बताई यहाँ पर। मैं अगर डायरेक्ट आपकी जगह होता या आप मेरी जगह होते तो शायद आप ये डायरेक्ट 6, 4 और 12 यहाँ पर देखते, डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देते। आई बात समझ में? लेकिन अब ये आंसर एग्जैक्टली आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको तरीका सीखना है, वो देख लीजिएगा। मैं एक बार वापस से चीज़ लिख देता हूँ कि P का 4 गुना बराबर है, सॉरी P का 6 गुना है, रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा चीज़ों को लेकर। P का 6 गुना बराबर है Q के 4 गुना के, और ये चीज़ भी बराबर है किसका? R का 12 गुना के, ठीक रही बात। अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से इन 2 इक्वेशन से और ये 2 इक्वेशंस, इनसे रेशो निकालता हूँ, यहाँ से रेशो निकालूंगा P/Q का रेशो, ठीक है, ये बनेगा मेरा कितना? 4/6 का रेशो। इधर से मैं Q और R का रेशो लूँगा, इधर से Q और R का रेशो लूँगा, ये मेरा कितना बनेगा? R नीचे आ गया, ये आएगा 12/4, ठीक रही बात। आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर Q की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ पर Q की वैल्यू 12 है। इज़ इट पॉसिबल कि शेयर सेम उसमें डिवाइड हो रहा है और वैल्यूज़ एक ही इंसान की अलग अलग रहे? नहीं। तो आपको यहाँ पर भी 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे कि गुना कर दोगे इस वैल्यू को किससे? 2 से। 6 दूनी 12। हमने क्या किया?
इक्वल करना है ना क्यू को, क्यू उधर 12 है तो इधर भी 12 बना दिया हमने, 6 दूनी 12, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम इक्वेशन की बात हो जाएगी। पी कितना हो गया, 8 हो गया, क्यू 12 हो गया, इधर भी क्यू 12 है, तो इसका मतलब आर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात की जाए कि क्या बनकर आया, तो बनकर कुछ ये आया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पी आ गया 8, क्यू आ गया 12 और आर आ गया 4। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 2 3 1, और यही आपका आंसर है। अब आप या तो इतना सोल्यूशन कर लीजिए, या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6, 4 और 12 में कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, बाकी ऑप्शंस में रेशो 5 में डिवाइड की हुई है, इसीलिए आपका आंसर बाकी तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं हो सकता। चीज़ें सीखते हुए चलिएगा। आई होप आपको अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा ये चीज़ देखने में, सुनने में, समझने में। अगर कोई भी क्वेरी रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता दीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। चीज़ें सीख ज़रूर लीजिएगा, आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज का, आप नाम ही देख सकते हो तो आपको सीधा सीधा पता चल गया। तो बोला गया है कि एवरेज ऑफ 31, 42, 66, 73 एंड एक्स अपने आप में कोई नंबर है, इज़ 60, यानी कि एवरेज जो है वो 60 है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि नंबर बताना है अपने आप में। चलिए, अब जब एवरेज हमारी 60 है तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 और एक्स अपने आप में 5, टोटल 5 नंबर है। इसका मतलब सम कितना हो जाएगा, 60 गुना 5, और ये टोटल आ गया जी 300, यानी कि इन 5 नंबर का जो सम होगा वो कितना रहेगा, 300। अब जब मैं, अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो मैं क्या कहूँगा, 31 + 42 + 66 + 73, इनका जो भी सम आएगा वो माइनस कर दूंगा 300 में से, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि ये सम करना बहुत ईजी रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा जब आप पेपर के अंदर बैठे होगे। ठीक है, करना कैसे है वो सीखिए। 31 में से 30 बाहर निकाल लो, 42 में से 40 बाहर निकाल लो, 66 में से कितना आप हो सकता हो तो या तो 70 कंसीडर कर लो या 60 बाहर निकाल लो, और 73 में से 70 बाहर निकाल लो। 30 40 70 और 70 इधर वाला 140 और 60 इधर वाला मानकर चल लीजिए। चलो, कंप्लीट आपका 200 हो गया। ठीक रही बात। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा नंबर बचे, 6 और 3 9, 2 और 1 3, यानी कि 12, टोटल हो गया 212। ठीक है, जब आप पेपर में फटाफट करोगे ना तो बहुत इजीली होंगी ये चीज़ें। मुझे यहाँ पर मार्क कर कर दिखाना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये भी तो टाइम ले रहा है करने में ये कौन सा एकदम से बता रहा है। आई बात समझ में? तो आप जब करोगे आपको पता चलेगा चीज़ों का। 300 में से आपको माइनस कर देना है कितना, 212 को। आंसर क्या आया, 88। यही आपका आंसर होगा, ये रहा। ठीक रही बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, छूट जाती हैं तो वो भी बता दीजिएगा। कुछ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, जिसमें हमें बताना है कि गिवन में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। फर्स्ट नंबर है √16 + 2, सेकेंड इज √19 + 1, थर्ड वन इज √18 + √2। मैंने देखा ये और आंसर यही क्लिक कर दिया और यही आंसर है, लेकिन कैसे है वो समझना ज़रूरी है हमारे लिए। एग्जाम में हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। √16 के बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें जो नेक्स्ट कंप्लीट रूट देखने को पता लगता है वो है 25। ये हमें 4 देता है, ये 5 देता है। √19 की बात करें तो √16 के पास में बढ़ता है और इसकी वैल्यू करीब आती है 4.3। आपको कैसे पता चलेगा कि 4.3 है, लेकिन आपको ये 5 तो पता ही है। आपको ये तो पता ही है कि भैया 16 और 25 के बीच में करीब 9 का डिफरेंस, और 9 का आधा 4.5 होता है, और वो अगर 4.5 होता है तो करीब करीब रूट में भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है नंबर का। तो आपका √19 करीब 4 और 5 का जो आधा रहेगा, यानी कि 4.5, उससे थोड़ा कम ही रहेगा। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन में एक आइडिया लगा लिया 4.3 का नंबर। अब अगर आप +1 करेंगे तो ये 5.3 आएगा, और कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐड करेंगे। सो ये भी आपका 4.3 ही अगर आप इसे मान भी लें यहाँ पर, तो √2 की वैल्यू 1.414 अगर आप ऐड करते हो तो वो भी करीब करीब आपकी 5 पॉइंट समथिंग ही बनेगी, यानी कि 6 से कम ही रहेगी। ठीक रही बात। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये अपने आप में कंप्लीट नंबर हमें देकर जाता है। ठीक रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगी और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से, जिसमें बोला गया है कि 2 वेसल्स है। जैसे ही हमें बोला गया 2 वेसल्स है तो ए और बी हमने मान लिया। उसके बाद बोला जूस और वाटर भरा हुआ है, तो ये जो जूस लिया ये वाटर लिया। किस रेशो में है, 7:2 की रेशो में है। आई बात समझ। उसके बाद 11:7 की रेशो में है। टोटल क्वांटिटी की बात करूँ तो ए के अंदर मतलब टोटल 9 है लिक्विड की क्वांटिटी, इसमें 18 है।
ओके, अब ये बोल रहा है कि द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ बिगर वेसल, कि दोनों का ए और बी को उठाया और एक दूसरे बड़े कंटेनर में उड़ेल दिया। मान लेता हूँ सी में उड़ेल दिया उसने, यहाँ पर सेपरेशन करके लिख लेता हूँ। तो सी के अंदर जूस की क्वांटिटी कितनी होगी एंड पानी की क्वांटिटी कितनी होगी वो पूछा गया है। यहाँ पर जूस 7 है, कितने में से 7? 9 में से 7। यहाँ पर 11 है, कितने में से? 18 में से। मैं जूस को एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ कि भैया 7 है 9 में से, जमा अगले में 11 है 18 में से। ये तो हो गया हमारा सिर्फ जूस। अब रेशियो विद वाटर की बात की जाए तो भैया पहले में 2 है, कितने में से? 9 में से, और दूसरे में 7 है 18 में से। आई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्योंकि पता है ये 9 है ये 18 है, तो भैया 18 तो मल्टीपल है, तो ईजी करने के लिए अपनी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, इस 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 बना लेते हैं इसको। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है 2 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, और इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही। ठीक रही बात। अगर ये चीज़ मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ पहले वाली, ठीक है, इस पहले वाली चीज़ को रब कर देता हूँ, अब बाद में देख लेना, तो हमें समझ में आता है कि ये जो चीज़ रही हमारी कंप्लीट कैसे लिखी जाएगी। इसको अब इजी कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब 18 इधर हो गया, 18 इधर हो गया, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। ऊपर कितना बन गया? 7 दूनी 14 और ये 11। ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी, 25 आ गया ऊपर। दूसरी साइड क्या आ गया? 2 दूनी 4 और 7, यानी कि 7 और 4 11। अब यही हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट, क्योंकि ये कंप्लीट इससे कट जाएगा। बात रेशियो की है, रेशियो का मतलब डिवीजन में चलता है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए, रमेश सोल्ड करता है एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर, और अगर वो 10% कम पर खरीदे तो उसको 40% का प्रॉफिट हो। कब? जब उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो 372 रुपये कम हो जाए। हमें इनिशियल कॉस्ट बतानी है। 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, या तो आप हिट एंड ट्रायल कीजिए, ऑप्शंस में से वैल्यू उठाइए, लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ कुछ ऐसी दी हुई हैं कि आप एग्जैक्टली चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और एक है दूसरा आपका कंसेप्चुअल मेथड। बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या कह रहा है। बोल रहा है, मान लीजिए कि आपने 100x में कुछ चीज़ खरीदी और वो आपने बेच दी 130x में, मतलब 30% प्रॉफिट पर। पहली सिचुएशन ये बोली है उसने, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है कि अगर वो 10% कम में खरीदे, पहले कितने में खरीदी थी? 100x में, अगर वो 10% कम में खरीदे तो मतलब कितने में खरीदे? 90x में खरीदे। ठीक रही बात। और उसका नया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 372। कितने से? पुराने वाले से। यानी कि आप कह सकते हो कि यही वैल्यू आपकी 130x माइनस 372 हो जाएगी। सही रही बात। और इस केस में उसको क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि 40% का गेन हो रहा है, यानी कि 90x पर 140% ही आपका। अब क्या है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा सीपी पर होता है। अब नया सीपी क्या था? 90x। नया एसपी क्या था? 130, यानी कि नया क्रय मूल्य 90x था, नया विक्रय मूल्य 130x माइनस 372 था। और क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्रय मूल्य पर 140% निकाल दिया, वही हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। अब यहाँ से आपको सीधा सीधा x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं ऊपर वाली चीज़ को, चलिए रब नहीं करता हूँ, सिर्फ पेन चेंज कर कर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ ठीक से, ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सीधा यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देनी है, काट पीट दो। 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये वाली 0 गई। ठीक रही बात। उसके बाद अगर मैं 14 9 4 9 36 126x, अगर इस वाली वैल्यू को लेकर आता हूँ इधर को, तो मुझे पता चलता है कि 130x इधर है, इधर बचेगा कितना? 126x। ठीक रही बात। तो 372 बराबर हो जाएगा 130x, और ये वाला जो बचेगी वैल्यू 126x वो इधर जाकर माइनस हो जाएगी, मतलब 4x। 4 से कट करूँगा तो 4 9 36 और 4 3 12 93। ये 93 क्या आई? x की वैल्यू आई। हमसे पूछा गया था इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, और इनिशियली हमने क्या माना था? 100x। अगर x की वैल्यू 93 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 93 को 100 से गुना कर दो, 2 0 और चिपका दो, 93 100 आपका आंसर आ जाएगा ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर मैच करता हुआ। ठीक रही बात। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। थोड़ा होच पोच जरूर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन समझाने में कमी नहीं है अपनी तरफ से तो एटलीस्ट। ये क्या हुआ? कैंसिल करो इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। बोला गया है ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं। ए अपना काम 50 दिन में, बी वही काम 80 दिन में, और सी वही काम 120 दिन में खत्म कर देता है।
तीनों को मिलाकर 22,050 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मतलब एक कंबाइंड अर्निंग जो है उनकी। हमें बताना है ए और बी की अर्निंग क्या है। सबसे पहले वही जो बेसिक सा काम है, 50, 80 और 120 का जो एलसीएम होगा वो होगा 1200 रुपये। यहाँ से वन डे अगर मैं निकालूंगा तीनों का अलग अलग, तो तीनों का क्या आ जाएगा, 50 से हमें मिलेगा वन डे वर्क 24, यहाँ पे मिलेगा 1200 डिवाइडेड बाय 80, ये हमें मिलेगा कितना 15, और ये तो हमें डायरेक्ट 10 ही मिल जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 120। ये 24, 15 और 10 क्या है, वन डे वर्क है। 24 है ए का एक दिन का काम 24, बी का एक दिन का काम 15 और सी का एक दिन का काम 10। ठीक है, हमें निकालना किस किस का है, ये ए और बी का। 24 जमा 15 मतलब 39। अगर हम 10 को भी ऐड कर दे तो बन जाता है 49। अब ये 49 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 49 की वैल्यू हमें दी है किसमें, क्वेश्चन में, 22,050। आप कहोगे जी वैल्यू कहाँ है, आपने तो काम निकाला है और वैल्यू दी हुई है रुपये में। तो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काम के ही हिसाब से होता है। 49 की वैल्यू दी हुई है, ये आपके सामने। एक की वैल्यू आ जाएगी 441। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ईजी है, डायरेक्ट कट जाएगा, 7 से भी करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन आगे की चीज़ आपको समझाने के लिए है, वो क्या कि आपको तो 39 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 39 से गुना करना पड़ेगा। इधर एक की वैल्यू 441, तो 39 की वैल्यू कितनी, 441 गुना 39। ठीक है, लेकिन अब 39 से गुना करना ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, तो मैं क्या कहता हूँ अप्रोक्सीमेशन में चलो 40 बना लो इसको। 40 से तो गुना कर सकते हो, 40 से भी गुना नहीं करना, सिर्फ 4 से करना है अब आपको। ठीक रही बात। और जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसी से थोड़ा सा कम एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आप एग्जैक्टली जाना चाहते हो तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 का हिस्से लेक, 4 एकम 4 चौक 16 और 1 17, और जीरो रह गई 40 वाली, वो लगा दी 17,640। इससे थोड़ा सा कम। अब मैंने कम क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नंबर बढ़ाया था जानबूझ के अपने पास से। अगर हम एग्जैक्टली 39 से ही करते तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कम मिलता हमें। और 17,000 के केस में अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर एक ही अवेलेबल है 17,000 वाली वैल्यू में, और थोड़े से कम में तो सामने ही आई बात समझ में। इसीलिए मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ बताई और यही समझा कर चला। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना रब हो जाता है रब करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जहाँ तक मुझे नीचे दिखाई दे रहा है ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और लेकिन यार थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहा हूँ मैं समझाने में, बताने में, मुझे भी नज़र आ रही है ये चीज़। लेकिन मेरा मानना क्या है कि आप एक बार टाइम दो ज़रूर, चीज़ों को सीखो, उसके बाद आई थिंक आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब आप खुद से एक बार अप्लाई करना सीख जाओगे इन चीज़ों को। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड मास का है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखकर चलता हूँ। इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, पता है आपको कैसे गलती करते हैं वो भी बताता हूँ। ये हमें सिर्फ सोल्व करना। आपको पता है कि सबसे पहले या तो ब्रैकेट ओपन होती है या फिर बाहर वाले जो भी डिवीज़न वगैरह है वो ओपन होते हैं। इसको मैं सोल्व करता चलता हूँ। 7 चौक 28 यानी कि 4 मुझे यहाँ से मिल गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ करता हूँ। अब मैं 3.5 को 3 से गुना करने की बजाय ना मैं 2 से गुना करना ठीक समझूंगा, और 3.5 को 2 से गुना करने की जगह ना 3.5 जमा 3.5 करूँगा तो 7 मुझे इजीली मिल जाएगा। और उस 7 को मैं ये बचे हुए 3 से गुना करूँगा तो डायरेक्ट 21 आ जाएगा, यानी कि जमा 21 कर दूंगा मैं। आई बात समझ में। उसके बाद इसकी ये प्लस वाला निशान है, ये एज इट इज चिपका दूंगा यहाँ पे। ठीक है रही बात। और आगे की वैल्यूज़ नोट डाउन कर लूँगा, यानी कि 8 - 7। एंड अब बात आती है ब्रैकेट वाली। ब्रैकेट के अंदर कितना बन रहा है। आपके पास दो चीज़ें हैं। आप हो सकता है कोई कैंडिडेट 8 जमा 8 पहले करते, लेकिन नहीं करना। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले करना है। 8 चौक 32, 32 और 4 32 और 8 सॉरी 8 चौक 32 जमा 8 मतलब 40, ये। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है और ब्रैकेट वाली इक्वेशन अपने आप में अलग है। ठीक रही बात। इसीलिए प्लस पहले मत कर देना गलती से, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको तो आप बहुत इजीली सोल्व कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देख लो। यहाँ से देखोगे 21 और 8 कितना हो गया, 29 और 4 ये 29 और 4 कितना हो गया, 33। और ये माइनस माइनस वाली चीज़ें, माइनस का 7, माइनस का 40, माइनस का 47। यहाँ पर ये प्लस का 33, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 14। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, पहली वीडियो है, और अपना फीडबैक जरूर मुझे दे दीजिएगा आप किस तरीके से आता। तो एक दूसरा तरीका क्या था कि लाइक मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं, सभी पेपर्स में से मैं उनका स्क्रीनशॉट लूँ, यहाँ पे स्लाइड्स बना के सभी पेपर के पहले प्रॉफिट एंड लॉस के करा दूँ, फिर सभी पेपर्स से टाइम एंड वर्क उठाऊँ, सभी पेपर्स का टाइम एंड वर्क करा दूँ। कहने का मतलब टॉपिक वाइज या तो वीडियो बनूँ या फिर वीडियो बनाऊँ कुछ ऐसे ही जिस तरीके से अब चल रही है कि मल्टीपल क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में जैसे आए हैं वैसे करा दूँ। मैं ये वीडियो बना ही सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि एक आपकी फीडबैक मिल पाए, और आप किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि बेनिफिशियल रहेंगी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठीक भी रहेंगी, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा कम स्पीड में करा रहा हूँ अभी चीज़ें, आपको समझाने के तरीके से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप अप्लाई करना सीख पाएँ चीज़ों को।
बाकी तो ये है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अप्रोच करते रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर।